आप सबको पता है कि मोतियाबिंद एज रिलेटेड चीज़ है, उम्र के साथ बढ़ती है। इसका सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप सही समय पर डॉक्टर से जांच कराते रहें, क्योंकि सही समय पे अगर सही उपचार होगा और उसमें सही तकनीक और सही लेंस डाला जाएगा तो वो 99 या इवन 100% तक अच्छी हो सकती हैं। पहले आंख के अंदर लेंस नहीं डलता था, तो उसमें बहुत मोटे मोटे कांच के लेंस दिए जाते थे सर्जरी के बाद। उसके बाद रोशनी आती थी और उसमें भी बहुत सारी परेशानियां रहती थी। धीरे धीरे तकनीक इम्प्रूव करती गई, टेक्नोलॉजीज आती गई, लेंसेज आते गए, लेंस की क्वालिटी में बहुत फर्क आना शुरू हुआ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्ण चेतन है। मैं द साइट एवेन्यू NCR में कार्यरत हूँ और मेरा ऑफ्थेल्मोलॉजी में 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैं प्राइमरीली कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव सर्जन, स्क्विंट और पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी देखता हूँ और आज खास तौर पे मैं कैटरैक्ट, उसके प्रकार और उनमें किस तरह से अत्याधुनिक और सबसे अच्छा उपचार किया जा सकता है, जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस हैं आपके लिए, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो हम शुरुआत इससे करते हैं कि कैसे उपचार शुरू हुआ था। पहले आप सबको पता है कि मोतियाबिंद एज रिलेटेड चीज़ है, उम्र के साथ बढ़ती है और ये बीमारी जैसा नहीं देखना चाहिए। जैसे उम्र बढ़ने पे बहुत सारे शारीरिक बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, ये उसी तरह की चीज़ होती है। इसका सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप सही समय पर डॉक्टर से जांच कराते रहें। ज़रूरी नहीं है कि आपको तुरंत सर्जरी के लिए बोले डॉक्टर। हो सकता है कि शुरू में मोतियाबिंद बनना शुरू भी हो जाए तो उसको डॉक्टर आपको बोले कि आप 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने, जैसा भी मोतियाबिंद की स्थिति रहेगी उस हिसाब से दोबारा बुलाएंगे। तो उसमें टाइमली फॉलोअप सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सही समय पे अगर सही उपचार होगा और उसमें सही तकनीक और सही लेंस डाला जाएगा तो वो आपकी आंखें लगभग 99 या इवन 100% तक अच्छी हो सकती हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें। और अब जैसा कि मैंने कहा था कि अब मैं कि कौन कौन सा इलाज होता है उसके बारे में बताऊं आपको। तो पहले शुरुआत जो हुई थी वो ICCE से हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं बताऊंगा, लेकिन बेसिक समझ के लिए ये बता रहा हूँ कि पहले आंख के अंदर लेंस नहीं डलता था, तो उसमें बहुत मोटे मोटे कांच के लेंस दिए जाते थे सर्जरी के बाद और उसमें बहुत टाइम लगता था, क्योंकि टाँके वगैरह लगते थे, आंख में रड़क, चुभन, भारीपन, लाली, पानी, ये सब बहुत ज़्यादा होता था। काफ़ी लॉन्ग पीरियड होता था रिकवरी का। उसके बाद रोशनी आती थी और उसमें भी बहुत सारी परेशानियां रहती थी। तो वो टाइम था विजुअल रिहैबिलिटेशन का। धीरे धीरे तकनीक इम्प्रूव करती गई, टेक्नोलॉजीज आती गई, लेंसेज आते गए, लेंस की क्वालिटी में बहुत फर्क आना शुरू हुआ। लेंस की क्वालिटी में ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ विजन बहुत इम्प्रूव कर गई। तो ये पहले जो विजुअल रिहैबिलिटेशन होता था उसकी बनिस्बत अब रिफ्रैक्टिव सर्जरी हो गई है। तो मोतियाबिंद जो होता है वो एज रिलेटेड होता है, उम्र के साथ बढ़ता है। उसमें हम जो लेंस डालते हैं, मोतियाबिंद को रिप्लेस करके एक आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है जो बहुत प्रकार के होते हैं। और आपका विजुअल आउटकम या ऑपरेशन के बाद आपको कितना दिखेगा, आपकी चश्मे पर निर्भरता कितनी रहेगी या नहीं रहेगी, ये जो इम्प्लांट किया जाता है लेंस या मोतियाबिंद निकालने के बाद जो आंखों के अंदर जो लेंस डाला जाता है उसकी क्वालिटी और वो किस टेक्नोलॉजी का है उस पर निर्भर करता है। इसके बारे में मैं एक एक करके आपको अलग अलग लेंसेज के बारे में बताना शुरू करूंगा और फिर इस जानकारी को आप अपने कंडीशन के हिसाब से इस्तेमाल करके अपना उपचार करा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि पहले लेंस जो नहीं डलता था, ICCE होता था, बाहर से बहुत मोटा कांच का लेंस दिया जाता था, उससे कई तरह की परेशानियां होती थी। ऑपरेशन के बाद भी जो रिहैबिलिटेशन पीरियड होता था वो काफ़ी लंबा चलता था, उसके बाद दिया जाता था नंबर। अब उसके बाद लेंस डलना शुरू हुआ, लेकिन फिर भी टाँके लगते थे। उसमें भी वो भी विजुअल रिहैबिलिटेशन ही था, तब तक रिफ्रैक्टिव सर्जरी तक बात नहीं पहुंची थी। एस्टिग्मेटिज्म ज़्यादा होता था क्योंकि टाँके लगते थे तो कॉर्निया का नंबर काफ़ी ज़्यादा आता था। उस वजह से चश्मे पर निर्भरता काफ़ी ज़्यादा रह जाती थी ऑपरेशन के बाद भी। उसके बाद SICS शुरू हुआ, स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी।
जिसमें टाँके ज़्यादातर केसेस में नहीं लगाने पड़ते थे, या लगते भी थे तो एक आध लगते थे, और उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया। उस केस में भी चश्मे पर निर्भरता रही। जो मॉडर्न, जो एक्चुअल जो रिवॉल्यूशन आया वो आया फेको सर्जरी से। फेको सर्जरी में बहुत ही छोटे कट लगा के, या इंसिजन का साइज आप मान के चलें कि 3.6 mm के आसपास होता था, और फोल्डेबल लेंसेज आ गए थे उस समय तक, क्योंकि तभी फेको का इम्प्रूवमेंट होता या फेको सफल होता। उसमें जो एस्टिग्मेटिज्म है, या जो हम कॉर्निया का या पुतली का नंबर बोलते हैं, वो बहुत कम होना शुरू हो गया। तो फ्रॉम विजुअल रिहेबिलिटेशन टू रिफ्रैक्टिव सर्जरी वी कैन कंसिडर दैट ये पहला स्टेप था, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद लेंसेज की क्वालिटी बहुत इंप्रूव करती चली गई। मैं लेंस अगर बोल रहा हूँ तो वो इंट्राऑक्यूलर लेंस है, जो मोतियाबिंद के बाद आंखों के अंदर डाला जाता है, उन लेंसेज की बात कर रहा हूँ। तो वो लेंस फोल्डेबल शुरू हुए, उसमें कई प्रकार के लेंस आने शुरू हुए डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ऑफ द आईओएल। वो आजकल ज़्यादातर हाइड्रोफोबिक यूज होता है, जो जिसकी वजह से उसके पीछे, लेंस के पीछे जो झिल्ली बनती है वो बहुत कम बनती है या बहुत लेट बनती है, तो उसका आउटकम बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छा रहता है। इसलिए उस मटेरियल का ज़्यादा उपयोग होता है और बाकी सारे मटेरियल कम इस्तेमाल में आते हैं। कई केसेस में उनकी भी महत्ता रहती है, उनका भी महत्व होता है, तो वो यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हाइड्रोफोबिक यूज़ होते हैं। इसके बाद जो लेंस में इम्प्रूवमेंट आया वो आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे पहले टीवी आते थे, वो बड़े बड़े टीवी होते थे, बहुत पीछे काफ़ी लंबा सा वो होता था, जिसको कैथोड रे ट्यूब बोलते थे। तो दिखता तो उसमें भी था, लेकिन शार्पनेस नहीं होती थी। उसके बाद फिर लेड टीवीज आ गए, तो वो HD टीवी हो गए। उसके बाद फिर इम्प्रूवमेंट हुआ तो HD टीवी आने लगा। तो इस उदाहरण के द्वारा मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिखाई तो देता ही है, लेकिन शार्पनेस बढ़ जाती है, क्लैरिटी बढ़ जाती है, कलर डेफिनेशन बढ़ जाता है, कॉन्ट्रास्ट बेटर हो जाता है, तो क्वालिटी ऑफ विजन बहुत इंप्रूव कर जाती है।